नमस्कार सभी बच्चों को। तो लेके आए हैं चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और टॉपिक का नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर है। तो इस टॉपिक को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो न्यूमेरिकल बनता है, सिंपल सा न्यूमेरिकल आ जाता है और एक डेरिवेशन करेंगे, हम एक्सप्रेशन निकालेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन का, एक एक्सप्रेशन हम डिराइव करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक आज का। तो टॉपिक का नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, यानी कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रजिस्टर क्या होता है बच्चे। तो ये जो सिंबल है, ये सिंबल मैंने आपको बताया था रजिस्टर का सिंबल है। रजिस्टर का काम क्या है? रजिस्टर का काम है रेजिस्टेंस दिखाना। रेजिस्टेंस क्या है? एक ऐसी प्रॉपर्टी किसी भी डिवाइस की या किसी भी कंडक्टर की जो करंट को क्या करता है, अपोज करता है। अब कई बार क्या होता है, कंडक्टर इतना रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता, हमें क्या होता है, कई बार हमें रेजिस्टेंस जो चाहिए होता है बहुत ज्यादा चाहिए होता है। कई बार हमें रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा भी चाहिए होता है, कम भी चाहिए होता है। तो रेजिस्टेंस हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर चाहिए होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं कई सारे रेजिस्टर को। अब रेजिस्टर देखने में कैसा होता है तो आपको दिखा देते हैं। ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हो, ये इस समय जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, एक एक्चुअल रेजिस्टर है जो आपको फिजिक्स लैब में देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। बताया रेजिस्टर करेगा क्या, करंट अपोज को कितना ज्यादा करंट जाना चाहिए, कितना कम करंट जाना चाहिए आगे, उसके ऊपर हम डिपेंड करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हमारे पास कितने टाइप का होता है? जनरली हमारे पास दो टाइप का होता है। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, आपको बताएंगे सीरीज कॉम्बिनेशन कब बोलना है उसको। दूसरा क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन कब होता है आपको बताएंगे। और तीसरा जो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आपको जनरली बता देता हूं, एक होता है मिक्स्ड ग्रुपिंग। क्या होती है? मिक्स्ड ग्रुपिंग, यानी कि हम उसमें सीरीज भी है, पैरेलल भी, यानी कि उसमें सब मिक्स होगा, वो हमें नहीं करना। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है दो डेरिवेशन, वो सीरीज की करेंगे और पैरेलल की करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं किसी भी ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस को किस तरीके से चेक करना है कि वो रेजिस्टेंस सीरीज में है या पैरेलल में है। तो करते हैं अपना पहले टॉपिक शुरू। तो जो मैं बातें आपको बताने वाला हूं, बहुत ध्यान से आपको बातें सुननी है, ठीक है? बहुत ध्यान से आपको बातें सुननी है, समझनी है कि किस तरीके से पता चलता है कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का सीरीज में है या पैरेलल में है। तो करते हैं शुरू करते हैं बच्चे। फॉर एग्जांपल ये एक रेजिस्टर है जिसकी वैल्यू है 40 ओम। कितनी है? 40 ओम। एक रेजिस्टर है, इसका एक टर्मिनल ये हो गया, एक टर्मिनल ये हो गया, मतलब एक सिरा ये हो गया, एक सिरा ये हो गया। अब मेरे पास एक और रेजिस्टर है जिसकी वैल्यू है 60 ओम। क्या है? जिसकी वैल्यू है 60 ओम। अब इन दोनों को हम कंबाइन कर सकते हैं। इन दोनों को मैं क्या कर सकता हूं, कंबाइन कर सकता हूं। किस तरीके से? दो तरीके हैं भाई साहब कंबाइन करने के, दो तरीके हैं इनको। या तो हम किससे कंबाइन कर सकते हैं, सीरीज तरीके से, या हम किस मेथड से कर सकते हैं, पैरेलल तरीके से। तो यानी कि हमारे पास दो अवेलेबल ऑप्शंस होते हैं कि हम गिवन रेजिस्टर को किस तरीके से कनेक्ट करें। एक तरीके का नाम है सीरीज, एक तरीके का नाम है पैरेलल। दो रेजिस्टेंस दे दिए, इसको रेजिस्टेंस मान लेता हूं, इसको रेजिस्टर ए है, ये रेजिस्टर बी है, इसके एक टर्मिनल ये हो गया, एक टर्मिनल ये हो गया। अगर मैं कहता हूं इन दोनों रेजिस्टेंस को सीरीज में करो तो करना क्या है, मैं दोबारा से ड्रॉ कर देता हूं। ये रेजिस्टर ए है जिसकी वैल्यू 40 ओम है, यहां पर मैं इसको कनेक्ट कर देता हूं। यानी कि जो ऊपर अलग अलग रेजिस्टेंस थे, अब ये किसमें कनेक्ट हो गए, सीरीज में। सीरीज में कनेक्ट कब होते हैं? जब इन दोनों का सिर्फ एक ही टर्मिनल कॉमन हो, यानी कि एक ही टर्मिनल आपस में जुड़ा हुआ है ना ये, यानी कि इसका एक टर्मिनल और इसका एक टर्मिनल जब आपस में जुड़ा होता है तो उसको कौन सा कॉम्बिनेशन बोलेंगे, रेजिस्टर। यानी कि रेजिस्टर सीरीज में कौन सा कॉम्बिनेशन बोलेंगे, सॉरी सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन कब होता है? व्हेन ओनली वन end is connected to another end। लेकिन वो कैसे कनेक्ट होना चाहिए? डायरेक्टली। कैसे कनेक्ट होना चाहिए? डायरेक्टली। तो सीरीज कॉम्बिनेशन को याद करने का तरीका कैसे पता चलता है कि सीरीज में या पैरेलल में? सीरीज में तभी होगा जब सिर्फ एक ही टर्मिनल दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट हो दूसरे रेजिस्टर के। तो ये किस में जाते हैं? सीरीज में। अब ये 40 का था, ये 60 का था, दोनों अलग अलग थे। अगर मैं चाहता हूं कंबाइन करना तो मैंने कंबाइन किया सीरीज में। सीरीज में आपको दिख रहा है ये मैंने किसमें कनेक्ट कर दिए, सीरीज में कनेक्ट कर दिए। अब इस पूरे सर्किट का, इस पूरे कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस क्या होगा?
तो अगर आपको सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस निकालना है RS, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टेड इन सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 जितने भी हैं, अगर यहाँ पे तीसरा होता तो R3 लग जाता, प्लस सो अप टू Rn, जितने भी n नंबर ऑफ रेजिस्टर अगर आपके सीरीज में लगे हैं तो उन सबको हमें सिंपली क्या करना है, हमें सिंपली ऐड करना है। तो अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ RS तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला विल बी R1 प्लस R2, क्योंकि ये दोनों किसमें है, सीरीज में है, तो फॉर्मूला किसका लगा दिया, सीरीज का। तो सीरीज का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जब रेजिस्टेंस किसमें कनेक्ट हो, सीरीज में कनेक्ट हो, तो फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 सो अप टू Rn। तो यहां पर सिंपल करना है क्या, R1 कितना बच्चे 40 ओम प्लस R2 कितना है 60 ओम, 60 40 100। तो यानी कि ये जो कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंस का, ये किसके इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट है एक ऐसे रेजिस्टर के जिसकी वैल्यू कितनी ओम है 100 ओम है। तो ये था सीरीज कॉम्बिनेशन। तो समझ में आया सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करना है, तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर सीरीज में कोई कॉम्बिनेशन है तो उसको क्या करना है, सिंपली ऐड करना है। दोबारा एक और तरीका आपको बताया, एक और एग्जांपल आपको दे देते हैं। अब एक टर्मिनल ये है, एक टर्मिनल ये है, रेजिस्टेंस है 4 ओम का, ये है बच्चे 6 ओम का, ये है 5 ओम का। अब बताओ इस पूरे सर्किट का या इस पूरे कनेक्शंस का टोटल रेजिस्टेंस कितना है। तो फॉर्मूला सबसे पहले आपको चेक करना है सीरीज में है या पैरेलल में। देखो ये दोनों किसमें बेटा, सीरीज में, क्योंकि इसका भी एक एंड और इसका भी एक एंड आपस में डायरेक्टली कनेक्ट है। अब ये दोनों किसमें है, ये दोनों किसमें है, ये भी किसमें है, सीरीज में, क्योंकि इसका एक एंड और इसका भी एक ही एंड आपस में जुड़ा हुआ है, तो ये किसमें होगी, सीरीज में होगी। अब फॉर्मूला क्या कहता है, रेजिस्टेंस इन सीरीज का पहले फॉर्मूला लिखोगे RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 इज 4 प्लस R2 इज 6 प्लस 5, 4 6 10 5 15 ओम। यानी कि ये जो आपको ऊपर कॉम्बिनेशन दे रखा है ये किसके इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट है एक ऐसे रेजिस्टर के जिसकी वैल्यू कितनी है 15 ओम। तो हमने क्या सीखा, हमने यहाँ पर दो बातें सीखी। सबसे पहली बात, कोई भी रेजिस्टर सीरीज में है वो कैसे पता चलता है, कोई भी रेजिस्टर सीरीज में ऐसे पता चलेगा अगर उसका सिर्फ एक ही एंड डायरेक्टली कनेक्ट है, अगर उसका एक ही एंड डायरेक्टली कनेक्ट है तो क्या है, तो सीरीज में है। अगर उसका एक एंड डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है, और वो चलो हम आपको आगे बताएंगे पैरेलल में क्या होगा। दूसरी बात हमने ये सीखी, दूसरी बात ये सीखी कि रेजिस्टेंस इन सीरीज का जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 सो अप टू Rn। यानी कि आपके पास जितने भी अवेलेबल रेजिस्टेंस सीरीज में है सबको सिंपली क्या करना है, ऐड करना है। तो ये हो गया आपका रेजिस्टर इन कॉम्बिनेशन। अब आपको बताएंगे दूसरा तरीका जो है जोड़ने का, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर का, वो क्या रहेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या है बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब आपको बताते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। मैं कहता हूं एक रेजिस्टेंस ये वही 60 ओम का है और एक ये रेजिस्टेंस 40 ओम का है। इन दोनों को अगर सीरीज में करना तो आप कर दोगे। अगर मैं कहता हूं इन दोनों को पैरेलल में करना है, पैरेलल में हम तभी करते हैं जब दोनों एंड, व्हेन बोथ एंड्स या टर्मिनल्स आर कनेक्टेड to both the ends of another resistor। यानी कि जब दोनों सिरे आपस में कनेक्ट हो another resistor, when both ends of a resistor, यहां लिख लो, when both ends of a resistor are connected to both the ends of another resistor। जैसे मेरे को इन दोनों को पैरेलल में करना है तो कैसे करूंगा, ये 60 ओम का है, ये 40 ओम का है, दोनों को किसमें करना है, पैरेलल में। तो ये वाला सिरा भी डायरेक्टली जोड़ दूंगा और ये वाला सिरा भी डायरेक्टली जोड़ दूंगा, तो दोनों किसमें होगी, पैरेलल में होगी। लेकिन डायरेक्ट होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ऑफ अनदर रेजिस्टर, when both ends of a resistor are connected directly। कैसे कनेक्ट होने चाहिए, डायरेक्टली कनेक्टेड। डायरेक्टली क्यों बोल रहा हूं मैं बार बार, अगर मैं यहां पर इंट्रोड्यूस कर देता हूं एक बैटरी या एक सेल इंट्रोड्यूस करता हूं, तो अब ये किसमें हो गए, अब मुझे बताओ ये रेजिस्टर किसमें हो गए हैं, ये रेजिस्टर अब
सीरीज में हो गए हैं, क्योंकि सिर्फ यही वाला एंड ही तो कनेक्ट है डायरेक्टली, ये वाला एंड डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया, सेल आ गया। तो अब ये किस में होगी, सीरीज में। तो अगर आप इसको पैरेलल में करना चाहते हो तो हमें करना क्या होगा, हमें इनके दोनों एंड्स को डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया, तो अब ये किस में होगी, पैरेलल में। तो समझ में आया, पैरेलल में आपका कॉम्बिनेशन तभी होगा अगर दोनों एंड्स, दोनों टर्मिनल्स रजिस्टर के आपस में इंटरकनेक्टेड है, वो भी डायरेक्टली, तो वो किस में है, पैरेलल में। अब जैसे मैं कहता हूं 60 और 40 के दो मैंने पैरेलल में लगा दिए, इसका टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला अलग है। इसका फॉर्मूला थोड़ा अलग किस तरीके से है, फॉर्मूला कहता है 1/Rp, ये पैरेलल का फॉर्मूला है, तो R के पैर में क्या आ गया, P। 1/Rp is equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3 plus so up to 1/Rn। This is the formula किसके लिए, जब हमारे कॉम्बिनेशन किसमें हो, पैरेलल में हो, तो हमें ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, अब ये फॉर्मूले कैसे आ रहे हैं उसके लिए हम अभी करते हैं, इसके बाद टॉपिक के बाद हम आपको डिराइव करना सिखाएंगे और वो डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इस फॉर्मूले की हेल्प से आरपी टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल की वैल्यू निकाल के दिखाएंगे सर बच्चे पोज करके, तो मैं आपको निकाल के दे देता हूं। 1/Rp पैरेलल में निकालने इज इक्वल टू 1/60 प्लस 1/40। अब एलसीएम लेना आता है, नहीं लेना आता, जिसको नहीं लेना आता देख लो बेटा, सबसे पहले यहाँ पे एलसीएम लेंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको एलसीएम लेना नहीं आता, अभी भी नहीं आता, इतने बड़े हो गए हैं। तो 60 40 को इधर आप 230 220 215 210 5 6 15 5 2 10 3 आ गया और ये 2 आ गया। तो ये आपका एलसीएम कैसे निकालोगे, 2 2 4 4 5 20 23 62 120। तो इसका एलसीएम लिख लेंगे नीचे, कितना आया बच्चे, 120 एलसीएम 60, ठीक है, 62 120 43 देखो 60 के टेबल में 120 कब आएगा, 2 पे 2 की मल्टीप्लाई 1 से 2, 40 के टेबल में 120, 3 पे 3 की मल्टीप्लाई 1 से कितनी होगी 3, यानी कि क्या आया 5/120। लेकिन ये वैल्यू किसकी आई है, 1/Rp की। किसकी वैल्यू आई है, 1/Rp। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, यहीं पर बच्चे गलती कर देंगे, 1/Rp निकाल के छोड़ाएंगे और आपका आंसर गलत हो जाएगा। मेरे को वैल्यू 1/Rp की नहीं चाहिए, मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए, Rp की। तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, या फिर Rp को ऊपर ले आओ, चलो Rp को ऊपर ले आओ, 1 को नीचे ले आओ, तो इधर न्यूमरेटर बिकम्स डिनोमिनेटर 120/5। तो एग्जैक्ट वैल्यू Rp की क्या आई, Rp की 5 2 10 24। तो आंसर कितना आया, रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू 24 ओम। ठीक है भाई, तो इस तरीके से पैरेलल को सॉल्व करने। और एक बात ध्यान से, एक और बात बता रहा हूं, जब हम रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते जाते हैं ना, तो जो हमारा आंसर है वो बड़ा आता रहेगा। रेजिस्टेंस हमेशा बड़ा बढ़ता है, जो आंसर आएगा हमेशा बड़ा आएगा, जो गिवन वैल्यूज हैं। और कितने भी रेजिस्टेंस आप पैरेलल में लगाओ, आंसर हमेशा छोटा हो जाएगा। जैसे इसी क्वेश्चन में देख लो, 60 और 40 अगर सीरीज में लगाता आंसर कितना हो जाता, 100 ओम। सीरीज में कितना आता, 100 ओम। अगर इन रेजिस्टेंस को पैरेलल लगाया तो देखो वैल्यू कितनी आई है पैरेलल में, 24 ओम। यानी कि अगर आप सीरीज कॉम्बिनेशन करते हो तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, नेट रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस है, वो हमेशा इंक्रीज होता है या उसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी। पैरेलल के केस में जो आपका नेट रेजिस्टेंस है, इफेक्टिव या टोटल रेजिस्टेंस जो आएगा सोल्व करके, हमेशा क्या आएगा, कम आएगा उन गिवन वैल्यू से। तो समझ में आया। तो आपको एक और क्वेश्चन बता देते हैं। ट्राई कीजिएगा इस क्वेश्चन को, ये 20 ओम है और ये 40 ओम है। टोटल रेजिस्टेंस निकालो बिटवीन टर्मिनल्स ए एंड बी। तो इसको वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिएगा किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। दो रेजिस्टेंस दे रखे हैं, एक की वैल्यू है 20 ओम, एक की वैल्यू है 40 ओम। इसको आपने टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। टोटल रेजिस्टेंस निकालने से पहले पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि वो सीरीज में है या कॉम्बिनेशन, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन है या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब सीरीज है या पैरेलल, वो आपकी देखो कैसे देखोगे। सीरीज में क्या होता है, सिर्फ एक एंड आपस में कनेक्ट होता है, पैरेलल में दोनों एंड। अब देखो ये क्या है,
सिर्फ एक ही एंड तो डायरेक्टली कनेक्ट है, दूसरा एंड तो कनेक्ट ही नहीं है, तो ये किस में हो गए बच्चे, ये द गिवन combination of resistances in series, we know that Rs is equal to R1 plus R2. R1 is given as 20 and it is given as 40. 40 plus 20 is 60. यानी कि ये जो रेजिस्टर है कितने ओम का है, 60 ओम का है। तो समझ में आया कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का, ठीक है। अब मैं आपको एक मिक्स्ड वाला क्वेश्चन का देता हूं। तो मिक्स्ड वाले क्वेश्चन किस तरीके से करोगे देखिएगा। सीधा ही आपको बहुत ध्यान से करना है क्वेश्चन, वैल्यूज थोड़ी देर लेते हैं। 2 ओम 2 ओम 4 ओम 4 ओम, एक और वैल्यू लेते हैं इसके साथ। ये ले लिया मैंने 4। ये टर्मिनल ए हो गया, टर्मिनल बी हो गया। जिस बच्चे को क्वेश्चन आता है वो ट्राई कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिएगा इस क्वेश्चन को, जिसको आता है वो ट्राई करो। तो ये आपके पास दे रखा है, ये रेजिस्टेंस R1 लो, R2 R3 R4 R5। तो सभी बच्चे इस वीडियो को पॉज कीजिएगा, पॉज करने के बाद खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन को, मैं आपको करवा देता हूं। तो करते हैं भाई शुरू, क्वेश्चन आपका आपके सामने, इसी को हम रिकंस्ट्रक्ट करते रहेंगे, ठीक है। अब देखो पहले ये बात, ये दोनों यहां से शुरू करो, मर्जी आपकी कहां शुरू करो, यहीं से शुरू कर लेते हैं। चलो R1 और R2 इसको सोल्व कैसे करते हैं वो देखो। R1 और R2 पहले आपको चेक करने किस में है, सीरीज में है पैरेलल में है। ये दोनों बच्चे किस में है, सीरीज में, क्योंकि इनका सिर्फ एक ही एंड डायरेक्टली कनेक्ट है, सीरीज में है। तो क्या करेंगे, दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे। तो R1 एंड R2 किस में बच्चे, सीरीज में। तो Rs इज इक्वल टू R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2, कितना ओम हो गया, 4 ओम। यानी कि ये पूरे को रिप्लेस कर दूंगा एक 4 ओम से। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये पॉइंट ए था, ये नीचे जो नया इसको सॉल्व करके आया कितना बटे 4 ओम, तो इसके लिए 4 ओम बना दिया। अब ये भी तो है 4 ओम, इसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कर लो, दोबारा से बना लो इसके ऊपर। ये कितना दे रखा है, पहले ही दे रखा है कितना, 4 ओम। कौन है ये, R5, कितना है 4 ओम। आगे चलते हैं, आगे चल के आपको दिख रहा है कुछ इस तरीके का डायग्राम, उसको दोबारा से ड्रॉ कर लीजिएगा। ये कितने ओम का है, 4 ओम का। ये कितने ओम का है, 4 ओम का। अब ये देखो, ये रेजिस्टेंस R3 है, ये रेजिस्टेंस R4 है। ये दोनों किस में है बच्चे, पहले इनको सॉल्व कर लेंगे फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। ये दोनों किस में है, पैरेलल में। कैसे, ये वाला एंड भी डायरेक्टली कनेक्ट है और ये वाला एंड भी वायर से डायरेक्टली कनेक्ट है, ठीक है। तो ये दोनों किस में होंगे, पैरेलल में। अब R3 और R4 किस में है, पैरेलल में। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो R3 एंड R4 आर इन पैरेलल। तो क्या आएगा फॉर्मूला, 1 बाय RP इज इक्वल टू 1 बाय R3 प्लस 1 बाय R4, जो भी आपको है वैल्यू। 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 4 इज इक्वल टू, एलसीएम ले लेंगे इसका दोबारा से, तो सॉल्व करके आ जाएगा 2 बाय 4। लेकिन ये वैल्यू 2 बाय 4 किसकी आई है, 1 बाय RP की। हमें हमेशा वैल्यू किसके निकालनी है, RP की। तो RP की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, 4 बाय 2 दैट इज इक्वल टू 2 ओम। तो यानी कि ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है ये किसके इक्वल है, 2 ओम के इक्वल है। तो आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप में, यानी ये पूरा कॉम्बिनेशन किसके इक्वल है, 2 ओम के इक्वल है। तो अब इस डायग्राम को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। ये टर्मिनल ए था, ये इधर आपके पास आ गया था ये वैल्यू। अब इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, 2 ओम, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में थे। इनको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आई 2 ओम आई, यानी कि द होल पैरेलल कॉम्बिनेशन इज रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल रेजिस्टेंस ऑफ वैल्यू 2 ohm, and we already know the value of R5 is 4 ohm
द कॉम्बिनेशन जो हमारे पास यहाँ पर आया था 2 और 2 4 का, वो हम ऑलरेडी यहाँ पर बना चुके हैं। अब ये आपके पास आ गई ये पॉइंट बी। अभी भी आपका सर्किट सॉल्व नहीं हुआ है, नेक्स्ट स्टेप एक और लगेगा। अब देखो आप ये दोनों किसमें है, द गिवन पेयर इज इन सीरीज और पैरेलल। आपको चेक करने के लिए बताया था पैरेलल में है सीरीज में है, तो भैया ये किसमें है, ये वाला एंड भी इससे डायरेक्टली कनेक्ट है और ये वाला एंड भी इससे डायरेक्टली कनेक्ट है, तो ये किसमें होंगे, पैरेलल में। जब 4 और 4 पैरेलल में होते हैं आंसर कितना आता है, इससे पहले भी ये भी तो 4 और 4 किसमें थे, पैरेलल में थे, तो आंसर कितना आया था 2। 4 और 4 जब पैरेलल में थे आंसर कितना आया था 2। तो वही आप दोबारा से करना है, दोबारा से कर लो, नहीं सीधा लिख दो। इन दोनों का सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी 2 ओम, लिख दिया। दिस इज रिप्लेस्ड बाय दिस, और यहां पर ये क्या आपके पास ऑलरेडी बचा हुआ है क्या 2 ओम, ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है। अब देखो बचा आपके पास सिर्फ ये दो चीजें, आपको लास्ट में लानी कितनी है, एक ही चीज लेके आनी है। तो 2 और 2 अब किसमें है, चेक करो, सिर्फ एक ही कनेक्टेड डायरेक्टली। अब ये किसमें है, सीरीज में, और हमें पता है रेजिस्टेंस इन सीरीज इक्वल टू R1 प्लस R2, द आंसर विल बी 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 ओम, रेजिस्टेंस इन सीरीज विल बी 4 ओम। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस सर्किट। किस पूरे सर्किट का जो आंसर होगा, जो टोटल रेजिस्टेंस होगा, नेट रेजिस्टेंस होगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस को कह सकते हैं, वो कितना आ रहा है 4 ओम। तो इस सभी बच्चे इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ डायग्राम देने वाला हूं, आप उनके देखिएगा क्या आंसर आते हैं। मैं आपको आंसर फिर आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा इस वीडियो के कि जो मैंने क्वेश्चन दिए थे उनके आंसर क्या क्या हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन लिखवा रहा हूं। तो ये आपके लिए एक होमवर्क कह सकते हैं आप इसको ट्राई करने के लिए। इन सभी 4 क्वेश्चंस को आप नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, और इनके जो सॉल्यूशन मतलब जो आंसर होगा, इनका जो आंसर होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। पार्ट 1 है, 2nd है, 3 है, 3rd है, सॉरी, और 4th है। तो 4 क्वेश्चंस आपको खुद ट्राई करने हैं, तो इनको जरूर ट्राई कीजिएगा। तो नेक्स्ट अभी जो हम करने वाले हैं, हम प्रूव करने वाले हैं कि सीरीज में R1 प्लस R2 प्लस R3 क्यों होता है, और पैरेलल में 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस R2 प्लस 1/R3 ही क्यों होता है। तो उसके लिए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, शुरू कर लेते हैं। तो डेरिवेशन कराने वाले हूं, तो इसके लिए क्वेश्चन आता है, कई बार आ जाता है एग्जाम में, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर effective resistance, derive an expression for effective resistance when resistors are connected in series, यानी क्या इफेक्टिव रेजिस्टेंस रहता है जब हम रेजिस्टर्स को किसमें कनेक्ट करते हैं, सीरीज में। हमें पता है, हमें यानी कि हमें प्रूफ क्या करना है, यानी कि जैसे मैथमेटिक्स में लिखते हैं, हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि RS किसके इक्वल होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 सो अप टू Rn। हमें ये प्रूफ करना है, प्रूफ यही करना है, तो करते हैं भैया प्रूफ शुरू। तो ये जो डेरिवेशन आप जिस तरीके से कराएंगे उसी तरीके से करोगे। बहुत सिंपल सा तरीका बताऊंगा डेरिवेशन को याद करने का, किस तरीके से आप इसको, एक स्टेप है बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको याद करना है। तो सबसे पहले ले लेते हैं एक सर्किट अपनी तरफ से, रेजिस्टेंस सीरीज का लेना है तो ले लिया भैया। सबसे पहले से 3 रजिस्टर बनाएंगे, इसका नाम रख दीजिएगा R1, इसका नाम होगा R2 और इसका नाम होगा R3। 3 रजिस्टर है, किसमें एक दो बेटा, तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, लगा दिए। अब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हमें सेल एक बैटरी का इस्तेमाल करना है। तो मेरे पास क्या एक बैटरी है, ठीक है, इसका एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है। इस बैटरी की वोल्टेज मैं मान लेता हूँ कितनी है, V। बैटरी कितने वोल्टेज सप्लाई कर रही है, V, ठीक है, तो ये आपको जरूरी है। और इस तरीके से आप यहाँ पर एक स्विच बना सकते हैं, नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। और आपने इसको इस तरीके से जोड़ दिया। तो ये 3 रेजिस्टेंस लगाए हैं मैंने, तीनों किसमें है, सीरीज में है। वोल्टेज V, एट गिवन वोल्टेज V की आपकी बैटरी लगाई है। अब इस सेल की वजह से इसमें क्या फ्लो करता है बच्चे, करंट। तो यहां से क्या फ्लो करेगा, करंट I, और यहां से गया करंट I। अब डेरिवेशन शुरू करने से पहले आपको एक बात बता देता हूं, जब भी हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर किसमें लगाते हैं,
सीरीज में लगाते हैं तो आपको जो बात याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जो आपकी वोल्टेज है, वोल्टेज क्या है, वोल्टेज हो जाती है डिवाइड। आपको बता रहा हूं कैसे होगी, पहले समझ लीजिएगा, पहले इसको याद कर लीजिएगा। वोल्टेज क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाएगी अक्रॉस रेजिस्टर, यानी कि जो वोल्टेज भी है डिवाइड, देखो किस तरीके से बताता हूं आपको। सेकंड, जो करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा वो रहेगा सेम। ये जिस बच्चे ने बात याद कर ली वो डेरिवेशन में ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट से ज्यादा नहीं लेगा। अब जिस बच्चे ने डेरिवेशन में ये वाली चीज नहीं याद करी तो वो डेरिवेशन में हमेशा कंफ्यूज्ड रहेगा। आपको बता देता हूं कैसे याद करनी है। तो पहले इस बात को समझिएगा, जब कॉम्बिनेशन किस में होता है, सीरीज में, तो वोल्टेज डिवाइड कैसे हो रही है पहले आपको बताता हूं। एग्जांपल देने के लिए आपको बताता हूं, मान लो मेरे पास 9 वोल्ट की बैटरी है। कितने की है, 9 वोल्ट की बैटरी है। कितने रेजिस्टेंस है, 3। और मान लेता हूं तीनों की वैल्यू क्या है, सेम है। अगर तीनों की वैल्यू सेम है तो ये 9 वोल्ट भी 3 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, यानी कि इसके अक्रॉस 3 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इसके अक्रॉस भी 3 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और इसके अक्रॉस भी 3 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप होगा। हाँ, अगर ऐसा है कि R1 की वैल्यू ज्यादा है तो ये वोल्टेज भी ज्यादा खींचेगा उसके अकॉर्डिंग। समझ में आ रही बात। अगर तीनों रेजिस्टेंस सेम है तो ये जो वोल्टेज है ये तीनों जगह इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। हाँ, अगर इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है और 9 वोल्ट की बैटरी है, दोनों का रेजिस्टेंस कम है, इसका R1 की वैल्यू कॉम्बिनेशन में ज्यादा है, तो ये वाली वोल्टेज ज्यादा खींचेगा, ये वोल्टेज कम खींचेगा। लेकिन ये वोल्टेज फिर भी क्या रहेगी, डिवाइड। तो ये आपको याद रखना है कि वोल्टेज क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। कब, सीरीज में। अगर जिसने ये बात याद कर ली कि सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाती है और करंट क्या रहता है, सेम। करंट सेम का मतलब क्या है, मान लो इन तीनों की वजह से यहाँ पर करंट कितना फ्लो कर रहा है, 3 एम्पीयर। मान लो 0.3 एम्पीयर यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, तो अब क्या करोगे, इस 0.3 का मतलब क्या है कि इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, 0.3, इसमें भी कितना कर रहा है, 0.3, और इसमें भी 0.3, यानी कि जो करंट पूरे सर्किट में फ्लो कर रहा है वही यहाँ पर फ्लो कर रहा है। लेकिन वोल्टेज जो पूरे सर्किट को दे रहे हो वो पूरे सर्किट में हर रेजिस्टर को बराबर नहीं मिलेगी, क्योंकि जब सीरीज में होते हैं तो वोल्टेज हो जाती है डिवाइड। और जिसने ये बात याद रख ली वही इस डेरिवेशन को अच्छे से किस तरीके से करेगा आपको बताता हूं। डेरिवेशन पे आते हैं। तो मान लेता हूं 3 रेजिस्टर है, R1 R2 R3 सीरीज में लगा दिए हैं, सेल लगा दिया है, वोल्टेज कितनी है V, स्विच लगा दिया है, करंट I फ्लो कर रहा है सर्किट में। अब आपको लिखना है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 से पहले आपको एक चीज बता देता हूं, ये वोल्टेज डिवाइड हो रही है, कैसे डिवाइड हो रही है। वोल्टेज V कितने पार्ट में डिवाइड होगी, यहाँ पे 3 पार्ट में। तो यहां मान लेता हूं इन दोनों पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज मिल रही है मेरे को V1। ये करने हैं आपको स्टेप्स, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, यानी कि R2 के क्रॉस वोल्टेज मिल रही है V2 और R3 के क्रॉस वोल्टेज कितनी मिल रही है, V3। ये स्टेप्स आपको करने पड़ेंगे, यानी कि वोल्टेज V is dividing into V1, V2 and V3। V1 is across R1, V2 is across R2, V3 is across R3। हमें इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देनी है, सिर्फ इतना। और करंट क्या रहेगा बेटा, इसमें करंट क्या फ्लो करेगा, I। इसमें भी क्या करेगा, I। इसमें भी करंट क्या फ्लो करेगा, I। क्यों करेगा भाई, क्योंकि सीरीज में करंट क्या रहता है, सेम। तो ये जो I है ये यहीं पर, यहाँ पर तीनों में करंट फ्लो कर रहा है सेम। अब आपको लिखना क्या है, स्टेप नंबर 1 अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, देखो अब यहां पर मेन चीज आपको बता रहा हूं, जो कहते हो ना 1 मिनट में कर लोगे, वो ऐसे कर लोगे। जो चीज डिवाइड हो रही है ना, जो चीज डिवाइड हो रही है उसी को क्या करना है, सॉल्व करना है, उसी को सॉल्व करना है उस एक्सप्रेशन में। जैसे मैं आपको बताता हूं पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाएगा, तो किसको सॉल्व करेंगे, करंट को। तो अभी कौन डिवाइड हो रहा है, वोल्टेज। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V, बता दो भाई V किसके इक्वल होता है, याद है ये ट्रायंगल VIR, V is equal to I multiplied by R, इक्वेशन नंबर 1। ये स्टेप्स है बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अकॉर्डिंग टू सर्किट डायग्राम। ये जो आपके पास सर्किट डायग्राम बना है, ये जो आपके पास सर्किट डायग्राम, अकॉर्डिंग टू सर्किट डायग्राम, फिर किसको लिखना है, जो चीज डिवाइड हो रही है, कौन डिवाइड हो रही है, सोर्स V। तो V किसके इक्वल आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू सर्किट डायग्राम ये V किसके इक्वल है, V1 प्लस V2 प्लस V3।
बताया था ना, अगर 9 वोल्ट है, तीनों की वैल्यू अगर रेजिस्टेंस सेम है, 9 वोल्ट में 3 वोल्ट इधर जाएगी, 3 वोल्ट इधर जाएगी, 3 वोल्ट इधर, यानी कि वो 9 किसके इक्वल हुआ, 3 प्लस 3 प्लस 3। समझ में आई बात। अगर मैं कहता हूं 6 वोल्ट की बैटरी है तो क्या होगा, 2 वोल्ट इधर, 2 वोल्ट इधर आएगी, 2 वोल्ट इधर आएगी, यानी कि वो 6 किसके इक्वल है, 2 प्लस 2 प्लस 2। अगर रेजिस्टेंस सेम है तो हमें यहां पर क्या करना है, अकॉर्डिंग टू सर्किट डायग्राम, ये सर्किट डायग्राम V किसके इक्वल है, V1 प्लस V2 प्लस V3। लिख दो V1 प्लस V2 प्लस V3, इक्वेशन नंबर 2। इतना समझ में आया। सॉल्व उसी को करना है जो क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। अब इक्वेशन नंबर 1 में V की वैल्यू क्या आई है, IR। इसी V की वैल्यू IR को यहां पुट कर दो, यानी कि पुट इक्वेशन नंबर 1 in equation number 2, that is value of V को, जो वैल्यू ऑफ V इधर आई है इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो भाई, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो तो V की जगह क्या आ जाएगा, IR, यानी कि इस V की जगह क्या लिख दूंगा, IR। समझ में आ गया। और V1 क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V1 क्या हो जाएगा, V का फॉर्मूला क्या है, IR, V1 क्या हो जाएगा, IR1। तो V1 क्या हो गया भाई, IR1, प्लस की जगह प्लस लगा दिया। V2 क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, V2 क्या हो जाएगा, IR2। तो ये क्या आ गया, IR2 प्लस V3 की जगह क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, V3 इज इक्वल टू IR3, IR के पैर में 3। इतना आया समझ में स्टेप। V की वैल्यू को IR पुट किया, V1 की वैल्यू को IR1 पुट करेंगे, ये पूरे में लगा दिया हमने ओम्स लॉ दोबारा से। ठीक है भाई, तो IR क्या है, इधर से आ गया। अब ये आप देखिएगा राइट हैंड साइड में क्या चीज कॉमन है, राइट हैंड साइड में हर एक इसमें क्या कॉमन है, हर एक इसमें एक ही चीज कॉमन है, I। तो हम क्या लिखेंगे, टेकिंग I कॉमन, तो अपनी नोटबुक में लिखेंगे टेकिंग I कॉमन। तो अपनी नोटबुक में लिख देता हूं, नाउ टेकिंग I कॉमन, ब्रैकेट से बाहर निकाल देता हूं किसको, I को। अंदर क्या बचा, R1 प्लस R2 प्लस R3। सही किया, सही किया। अब इधर क्या लिख दूंगा, एज इट इज IR था लेफ्ट हैंड साइड पे, एज इट इज IR, I से I। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में I कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बचता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, जो हमें रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन था। तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि जब रेजिस्टर सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो नेक्स्ट जो हम इसके बाद एक्सप्रेशन निकालने वाले हैं वो हम निकालेंगे किसके लिए, वो हम निकालेंगे पैरेलल के लिए। तो करते हैं नेक्स्ट वीडियो, मतलब इसी वीडियो में कंटिन्यू करते हैं, तब तक आप इसको समझ लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट डेरिवेशन है। क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हो आपको दिखा रखा है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। तो इसमें भी क्या करते हैं, शुरू कर देते हैं अपनी बात। कॉम्बिनेशन पैरेलल में लेना है तो वही तीन रेजिस्टेंस किसमें लोगे, पैरेलल में। ये रेजिस्टेंस R1 ले लिया, रेजिस्टेंस R2 ले लिया और रेजिस्टेंस R3, इन तीनों को किसमें कनेक्ट कर दिया मैंने, पैरेलल में। कनेक्ट है कि नहीं है, बिल्कुल है। देखो इसके दोनों टर्मिनल इससे कनेक्ट हैं और इससे भी कनेक्ट हैं, इसके दोनों टर्मिनल इससे भी कनेक्ट है और इससे भी कनेक्ट है। मान लो इसकी बात करता हूँ, इसका देखो इससे भी दोनों टर्मिनल कनेक्ट हैं और इससे भी दोनों टर्मिनल कनेक्ट हैं। ये तीनों रेजिस्टेंस किसमें है, पैरेलल में। इसका नाम क्या दे देते हैं, R1, इसका नाम R2, इसका नाम R3। अब वही सेल तो लगाना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन अगर आपको प्रूफ करना है तो इस सेल लगा दिया, इसका एक एंड पॉजिटिव होगा एक एंड नेगेटिव होगा, यहां पे लगा दिया स्विच। इस तरीके से सेल की वोल्टेज कितनी मानते हैं, V मान लेते हैं। करंट क्या फ्लो करेगा, I फ्लो करेगा। इधर से भी कौन सा आएगा, I फ्लो करेगा। डेरिवेशन करनी है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पैरेलल में क्या डिवाइड होता है। तो याद रख लो भैया, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड, पैरेलल में करंट डिवाइड। वी नो दैट इन पैरेलल कनेक्शन, इन पैरेलल क्या डिवाइड होगा, करंट डिवाइड्स, और क्या चीज सेम रहेगी, वोल्टेज रिमेन सेम। अब इस बात को समझो, मैं कहता हूं यहां पे 6 एम्पियर करंट है, फॉर एग्जांपल
6 एम्पियर करंट है और 10 वोल्ट की बैटरी है। अब इसमें क्या होने वाला है प्रैक्टिकली वो समझो। 10 वोल्ट की बैटरी है तो वोल्टेज क्या रहेगी, सेम। इसको भी 10 वोल्ट मिलेगा, इसको भी 10 वोल्ट, इसको भी 10 वोल्ट। 10 है तो इधर 10 आ जाएगी, इधर भी 10, इधर भी 10। वो डिवाइड नहीं होगी। डिवाइड का मतलब क्या है कि वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। 10 है तो हर एक को कितनी मिलेगी, 10 मिलेगी। 6 एम्पियर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन किसमें है, पैरेलल में। और पैरेलल में क्या डिवाइड होता है, करंट। अब ये 6 एम्पियर का करंट कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, 3 कॉम्बिनेशन हो, 3 पार्ट में 2 कॉम्बिनेशन होते हैं, 2 पार्ट में 4 होते तो 4 पार्ट में। मान लो तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है तो कौन सा कितना कितना करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, 2 एम्पियर इसमें आएगा, 2 एम्पियर इसमें, 2 एम्पियर इसमें। समझ में आ गई। अगर मैं कहता हूं, यही मैं कहता हूं अगर 12 एम्पियर का करंट था तो कैसे जाएगा भाई, 12 एम्पियर का करंट कैसे जाएगा, 4 एम्पियर इधर, 4 एम्पियर इधर, 4 एम्पियर इधर, अगर तीनों की वैल्यू सेम। देखो अगर वैल्यू सेम नहीं है तो नॉर्मल सी बात है, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो ज्यादा करंट को खींचेगा। ठीक है, ज्यादा करंट को कर लेगा वो। तो करते हैं शुरू। करंट डिवाइड वोल्टेज सेम कर दो भैया। करंट को डिवाइड, आई है कितने पार्ट में डिवाइड कर दोगे, 3 पार्ट में। एरो बनाओगे, I1 इसमें जाएगा, I2 ये करोगे तभी मार्क्स मिलेगा, इसमें जाएगा I3। वोल्ट करंट को डिवाइड करवा दिया। वोल्टेज क्या है, सेम। वोल्टेज सेम यानी कि इसमें वोल्टेज कितने मिलेगी, इसके क्रॉस वोल्टेज V ही मिलेगी, इसके क्रॉस भी कितनी मिलेगी, V मिलेगी, इसके क्रॉस भी V। बताया ना 10 वोल्ट है तो 10 इसको, 10 इसको, 10 इसको, यानी कि वोल्टेज डिवाइड नहीं हो रही। तो हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस इस तरीके से आप ड्रॉ कर दीजिएगा, हर एक रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज कितनी मिलेगी, V। समझ में आई बात, आ गई। अब करना क्या है, डिराइव करना है। मैंने क्या बोला था, डिराइव करने के लिए जो चीज डिवाइड हो रही है उसको सोल्व करना है। तो सोल्व किसको करना है, करंट को सोल्व करना है। कैसे करना है, स्टेप नंबर 1 बताया था। सबसे पहले क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग किसका फॉर्मूला लिखना है, V का फॉर्मूला लिखोगे। किसका लिखोगे, जो चीज डिवाइड हो रही है, क्या डिवाइड हो रही है, करंट। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R। समझ में आया, स्टेप वही है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ लगाना है पहले। और किस चीज को लिखना है, जो चीज डिवाइड हो रही है। डिवाइड कौन हो रही है, करंट। तो करंट डिवाइड हो तो करंट को ही क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। सोल्व कर दिया, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इज इक्वल टू V बाय R। इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या बताया था पिछली बार, अकॉर्डिंग टू सर्किट डायग्राम। अकॉर्डिंग टू सर्किट डायग्राम किसको सोल्व करना है, I को। तो अकॉर्डिंग टू सर्किट डायग्राम I बच्चे किसके इक्वल है, I इक्वल है I1 प्लस I2 प्लस I3। बताया था ना, अगर ये 9 एम्पीयर का करंट है, 3 प्लस 3 प्लस 3 6 का है तो 2 प्लस 2 प्लस 2। अगर ये 15 एम्पीयर का है तो 15 किसके इक्वल हुआ, 5 प्लस 5 प्लस 5। तो अकॉर्डिंग टू सर्किट डायग्राम दिस I is equal to I1 plus I2 plus I3. It can be written as I is equal to I1 plus I2 plus I3. This is termed as equation number 2। अब करना क्या है, वही करना है जो I की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में उसको कहां पुट कर दोगे, इक्वेशन नंबर 2 में। तो नेक्स्ट स्टेप क्या लिखोगे, पुट इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2। दैट इज क्या, दैट इज पुट वैल्यू ऑफ I। पुट वैल्यू ऑफ I, करंट की वैल्यू यहां से उठा के यहां पे रखनी है इन इक्वेशन नंबर 2। तो कर दो भाई पुट। I की जगह क्या आ जाएगा, इस I की जगह क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 से V बाय R। I1 क्या आ जाएगा, I1 क्या आएगा भाई, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I1 आ जाएगा V बाय R1। आएगा कि नहीं, अगर I V बाय R है तो I1 क्या आ जाएगा, V बाय R1। तो ये I1 क्या आ गया बच्चे, V बाय R1। ऐसी I2 क्या आ जाएगा, V बाय R2। ऐसी I3 क्या आ जाएगा, I3 आ जाएगा आपके पास V बाय R3। इतना आया समझ में, आ गया। तो I की जगह लिख दिया V बाय R यहां से, और I1 क्या आ जाएगा, I1 अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इज इक्वल टू V बाय R। I1 के लिए V कौन है, V R कौन है, R1, तो V बाय R1। I2 की वैल्यू क्या आ गई, I2 ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I क्या होता है, V बाय R, तो V बाय R2 इस तरीके से आ गई। राइट हैंड साइड में क्या कॉमन है,
राइट हैंड साइड में क्या कॉमन है भाई, V कॉमन है। क्यों कॉमन है, क्योंकि वोल्टेज सेम थी, तो सबको वोल्टेज कितनी मिल रही है, सेम। कितनी, V। तो V को क्या लिख लेंगे, कॉमन। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप लिख देना, टेकिंग V कॉमन। बोथ साइड से निकाल दो, कोई बात नहीं। पहले इधर से निकाल लेते हैं, V कॉमन निकाल लिया, हर एक उससे V कॉमन निकालिए, तो क्या बच गया, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इतना आ गया। इधर क्या है, इधर भी V कॉमन निकाल लो, V कॉमन निकाल लिया, इसमें से क्या निकाल लिया, V कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा, 1/R। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड से V, राइट हैंड साइड से V ने V को मार दिया, कैंसिल कर दिया, तो एक्सप्रेशन बचता है क्या, तो भाई और बहनों, तो एक्सप्रेशन बचता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यही हमें चाहिए था। तो समझ में आया आपको कि अगर आपको डेरिवेशन करनी है सीरीज की और पैरेलल की, तो करना क्या है, करना क्या, आपको एक ही चीज करनी है, आपको पहले याद रखना है कि वो सीरीज में है तो वोल्टेज डिवाइड होगी, पैरेलल में है तो करंट डिवाइड होगा, और अगर आपके पास सीरीज में है तो वोल्टेज डिवाइड हो रही है तो वोल्टेज को ही सॉल्व करेंगे, पैरेलल में है करंट डिवाइड हो रहा है तो करंट को ही सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियोस में अभी के लिए इतना है। ये जो आपको डेरिवेशन कराई है इंपॉर्टेंट है, आ चुकी है पिछले एग्जाम्स में, पिछले 2-3 साल के एग्जाम में किसी एक बार आई थी है, तो आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट जो आपकी वीडियो होगी, वैसे तो वो चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी, लेकिन एक और वीडियो जो आपको बनेगी उसके बाद, उस वीडियो में आपको जितने भी लास्ट 5 इयर्स के इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आए हैं वो आपको उसमें करवाए जाएंगे। समझ में आ रही बात, जो इस चैप्टर के लास्ट 5 इयर्स जो सीबीएसई में बोर्ड्स में जो क्वेश्चन आए हैं वो आपको लास्ट वाली वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। तो अभी के लिए इतना है, थैंक यू वेरी मच, करते रहिए सपोर्ट, सब्सक्राइब कर दिएगा चैनल को, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।